गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 4 देश के नाम संदेश। क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट। सही उत्तर में टिक करना है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? लंदन का, न्यूयॉर्क का, कोलंबो का या सिंगापुर का? तो फर्स्ट में आएगा सिंगापुर का। नंबर डी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन, यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। दुबई, वॉशिंगटन, पेरिस, मॉस्को। तो बी नंबर आएगा वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। थर्ड, रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से कहाँ कुछ नहीं खा सकते। दुबई में, कराची में, पेशावर में या तेहरान में? तो ए दुबई में। दुबई में रमजान के दिनों में हम सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं खा सकते। फोर्थ, कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते। पेरिस, इस्तांबुल, टोक्यो या रंगून? तो आएगा सी टोक्यो। टोक्यो पर हम सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते। फिफ्थ, हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते। जेहाद में, काबुल में, बोस्टन में या बर्लिन में? तो हम जाली प्रमाण पत्र बोस्टन में नहीं खरीद सकते। क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार देश है, तो देश में आएगा निकम्मी। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। लोगों की शिकायत है कि हमारे देश पुराने पड़ गए हैं, तो देश में आएगा कानून। लोगों की शिकायत है कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। थर्ड, लोगों का कहना है कि देश कचरा नहीं उठाती, तो देश में आएगा नगर पालिका। लोगों का कहना है कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। देश मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे, तो देश में आएगा तिनायकर। तिनायकर मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। डॉक्टर देश भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो देश में आएगा कलाम। डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। किरण के गांव का नाम देश है, तो देश में आएगा मैसपुरा। किरण के गांव का नाम मैसपुरा है। क्वेश्चन 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। सिंगापुर में आप सिगरेट नहीं पी सकते, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नहीं पी सकते या सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। तो का आंसर आएगा सिंगापुर में आप सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप स्नान नहीं कर सकते, जूते पहनकर घूम नहीं सकते, लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि हम विदेशों में जाकर सैर न करें, हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने, हम कुत्ते पालना बंद कर दें। तो डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। फिर आएगा प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? तो पत्र लिखने वाला हर्ष का मित्र है। नगरवासियों को नगरपालिका से क्या शिकायत है? नगरवासियों को नगरपालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। दहेज का विरोध करने वाले क्या सोचकर दहेज लेता है? दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की है? डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। क्वेश्चन नंबर 8, यह पत्र किसको लिखा है? यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? पत्र लिखने वाले का पता है मात्र छाया, ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा।
क्वेश्चन नंबर 10, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी और हमारे देश में रहने वाले लोगों की है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 वाक्यों में देना है। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच गैर जिम्मेदारी लोगों जैसी है। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने यहाँ की व्यवस्था को कोसना जानते हैं। हमें अपना नहीं, केवल सरकार का निकम्मापन दिखाई देता है। हमें अपने पुराने पड़ गए कानूनों से शिकायत है। हमें अपनी नगर पालिका, अपना टेलीफोन विभाग, रेलवे तंत्र और विमान सेवा में लापरवाही नजर आती है। इस प्रकार हमारी सोच केवल दोष देखने की है, दोषों को दूर करने में सहयोग देने की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी है। क्वेश्चन 3, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। क्वेश्चन 4, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। क्वेश्चन 5, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें, देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है।
ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। तो दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो वह सचमुच समाज का दूषण है, उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग। रश्क महसूस होना मतलब ईर्ष्या करना या मन में जलन होना। पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर रश्क महसूस होता है। कदम रखना मीन्स पहुंचना। चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। दोष मढ़ना मीन्स आरोप लगाना या इल्ज़ाम लगाना। गलती आप करें और दोष मुझ पर मढ़े, यह कहाँ का न्याय है। 4th, नाज नखरे उठाना मतलब खुशामद करना। मतदाता सोचता है कि अब उसके नाज नखरे नई सरकार उठाएगी। 5th, गला फाड़ना मतलब जोर जोर से बोलना। एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। में सफाई खुदाई है, तो आंसर आएगा सफाई में खुदाई है। मेरा महान भारत, आंसर मेरा भारत महान। 3rd, लेना और दहेज पाप देना है, आंसर दहेज लेना और देना पाप है। 4th, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, आंसर आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 9, मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद। और जो डेट आपको लिखनी वो लिखोगे। प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर की साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल साहा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसमें कौन सा काल आएगा? सामान्य वर्तमान काल। मैं क्रिकेट खेलता हूँ में सामान्य वर्तमान काल। मैं कल अंबाजी गया था, मैं कल अंबाजी गया था में आएगा पूर्ण भूतकाल। मैं कल अंबाजी गया था में आएगा पूर्ण भूतकाल। कोई गाना गा रहा है, इसमें आएगा अपूर्ण वर्तमान काल। आज ठंड ज़्यादा होगी, इसमें आएगा सामान्य भविष्य काल। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, इसमें आएगा अपूर्ण वर्तमान काल। परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, इसमें आएगा सामान्य भूतकाल। फिर क्वेश्चन नंबर 10, काल परिवर्तित कीजिए। मैं बाजार गया, इसको भविष्य काल में आपको बदलना है, तो आएगा मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी, इसको बदलना है भूतकाल में, तो मंदिर में पूजा हुई। शिमला में हिम वर्षा हुई, इसको बदलना है भविष्य काल में, तो शिमला में हिम वर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, इसको बदलना है वर्तमान काल में, तो मैं पढ़ाई करता हूँ। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 11, कहावतों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहली कहावत है, एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती। इसका अर्थ होता है एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। इसका अर्थ आएगा, यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती। सेकंड, खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो
तो इसका अर्थ आएगा अधिक मेहनत या लाभ कम। अधिक मेहनत करना और लाभ कम। इसका वाक्यों में प्रयोग आएगा ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ है। इसी को कहते खोदा पहाड़ निकला चूहा। फिर थर्ड नंबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मीन शक्तिशाली की ही जीत होती है। वाक्यों में प्रयोग, सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर फोर्थ नंबर पे है, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की। उसने उनके बारे में कई उल्टी सीधी बातें लिखकर छपाई। लोगों ने उसे समझाया, पर वह नहीं माना और संत को बदनाम करता रहा। एक दिन वह संत के कट्टर अनुयायियों के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसकी अच्छी धुलाई की। तब वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। फिर फिफ्थ नंबर, छोटा मुंह बड़ी बात। अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। मुनीम को लड़की की शादी करनी थी। उसने एक शानदार हॉल में शादी रखी और 5 सितारा होटल में भोज रखा। उसके मुंह से इन सारे आयोजनों की बात सुनकर सेठ बोले, भाई यह तो छोटे मुंह बड़ी बात है। फिर 6, दूर के ढोल सुहाने लगना। दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। एक सुंदर और स्वस्थ युवक अमेरिका से आया था। एक सज्जन ने उसे देखा और उससे बातें की। वे उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपनी लड़की दिखाई। युवक को लड़की पसंद आई। लड़की भी युवक से विवाह करने को राजी हो गई। विवाह के बाद जब लड़की अमेरिका पहुंची तो पता लगा कि उसका पति वहाँ के एक होटल का बहरा था, मतलब नौकर, और छोटी सी जगह में रहता था। लड़की को बहुत पछतावा हुआ और उसने मन ही मन कहा कि सचमुच दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। 7, दोनों हाथों में लड्डू, मतलब दोनों तरफ से लाभ। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। उसे इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों से लड़ना था। बाबर के सैनिक घबरा रहे थे। उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनको हताश होता देखकर बाबर ने कहा, वीरों, हम युद्ध में जीतते हैं तो हमें विजयी मिलेगी और हारते हैं तो जन्नत मिलेगा। इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। नंबर 8, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाए। एक सदगृहस्थ को अपनी जमीन पर बनी अतिक्रमण वाली झोपड़ियों की जगह पर वृद्धाश्रम बनवाना था। उसे पता था कि लोग आसानी से जगह छोड़ेंगे नहीं, अतः उसने अतिक्रमण अधिकारी से इस बात की शिकायत की। झोपड़पट्टी वाले सभी बीपीएल के लोग थे, इसलिए अधिकारी ने सरकारी आवास योजना के अंतर्गत सभी लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की और झोपड़पट्टी खाली करवाई। यह देखकर सदग्रस्त खुश होते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी।